हेलो गाइज, योबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी हम सब बिल्कुल शांत बैठे हैं ना? लेकिन सच में ऐसा नहीं है। हम सभी अभी बिल्कुल शांत नहीं बैठे हैं। हम इस समय लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर हर सेकंड हम अंतरिक्ष में आगे की तरफ भी क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है, अगर पृथ्वी इतनी तेज घूम रही है तो हमें महसूस क्यों नहीं होता, और ये घूमना हमारे दिन रात और मौसम को कैसे बदल देता है। आज की क्लास के बाद आप पृथ्वी की गति को ऐसे समझेंगे कि कभी भूल ही नहीं पाएंगे। आप इस क्लास में एंड तक बने रहिए। इस क्लास में हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, पृथ्वी की गति। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी के आकार की। किसकी बात करते हैं? पृथ्वी के आकार की। अब तक हम सब यही जानते थे कि पृथ्वी का आकार कैसा होता है, गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। किसी से भी आपने सुना होगा तो हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है। लेकिन सच में हमारी पृथ्वी गोल नहीं है। जो हमारी पृथ्वी है वो क्या नहीं है? गोल नहीं है। इसका आकार जियोड चपटा गोलाव है। कैसा आकार है? जो हमारी पृथ्वी है इसका आकार जियोड अर्थात चपटा गोलाव है। अर्थात इसका मतलब क्या है? ये ध्रुवों पर से थोड़ी पतली है। जैसे ये पूरी की पूरी पृथ्वी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? भूमध्य रेखा इसके बीच में से, ये इसका क्या हो गया? उत्तरी ध्रुव हो गया। और ये इसका क्या हो गया? दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो जो ये हमारी पृथ्वी है ये ध्रुवों पर तो चपटी बनी हुई है, और जबकि भूमध्य रेखा पर क्या हुई है? फूली हुई है। देखिए, ये देखो हल्का सा, देखिए इसमें यहाँ पर फुलाव दिख रहा है आपको। इधर भी यहाँ पे आपको हल्का सा क्या दिख रहा है? इसमें फुलाव दिख रहा है। अगर ये गोल होती तो इस टाइप से होती, ऐसे जाती गोल। लेकिन हल्का सा इसमें क्या दिखा हुआ है? फुलाव दिखा हुआ है। हल्की सी क्या हुई है? ये भूमध्य रेखा पर फूली हुई है। तो जो हमारी पृथ्वी है वो ध्रुवों पर चपटी है, और जबकि भूमध्य रेखा पर क्या हुई है? हल्की सी फूली हुई है। इसी कारण जो पृथ्वी का आकार होता है उसको गोल नहीं कहा जाता, बल्कि इसको जियोड चपटा गोलाव कहते हैं। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो जो पृथ्वी है वो हमारी गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार जियोड चपटा गोलाव है। इसका मतलब ये ध्रुवों पर तो चपटी है। इसका नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव देखेंगे तो वहां पर ये चपटी है, और जबकि भूमध्य रेखा पर क्या हुई है? ये थोड़ी फूली हुई है। कैसी हुई है? ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है। भूमध्य रेखा की तरफ देखेंगे ना तो इसका हिस्सा क्या निकला हुआ है? थोड़ा बाहर की तरफ इसका हिस्सा निकला हुआ रहता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जियोड अर्थात चपटा गोलाव भी कहते हैं। और इसका कारण क्या है जियोड आकृति होने का? तो इसका कारण है पृथ्वी का घूर्णन। क्या कारण है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। देखिए, सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो क्या करती है? गति करती है। क्या करती है? गति करती है। जैसे अभी हमारी पृथ्वी है वो लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रही है? गति कर रही है। लेकिन जो पृथ्वी है ये दो तरह की गति करते हैं। कैसी गति करती है? दो तरह की गति करती है। एक तो होता है अपने अक्ष पर गति। क्या होती है? अपने अक्ष पर गति होती है। और एक होती है सूर्य के चारों ओर गति। क्या होती है? एक होती है अपने अक्ष पर गति, और एक होती है सूर्य के चारों ओर गति। क्या होती है? एक तो ये अपने अक्ष पर गति करती है, और ये सूर्य के चारों ओर गति करती है। और अपने अक्ष पर जो गति करती है उसको क्या बोला जाता है? घूर्णन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जब ये परिभ्रमण को यहां से हटाइए, क्या याद रखिए? घूर्णन याद रखिए। क्या याद रखिए? घूर्णन। तो पृथ्वी है वो दो तरह की गति करती है। एक तो घूर्णन गति करती है, और एक परिक्रमण गति करती है। कैसी गति करती है? एक घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। अब सबसे पहले बात करते हैं कि घूर्णन गति क्या कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये इसका कोई मान लीजिए बीच में हो गया अक्ष है, ये कोई इसका एक्सेस है। तो ये जो पृथ्वी है अक्ष के चारों तरफ क्या कर रही है? घूम रही है। क्या कर रही है? इस अक्ष के चारों तरफ ये घूम रही है। तो इस गति को क्या बोलते हैं? घूर्णन गति, या इसको रोटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको घूर्णन गति भी बोलते हैं, या इसको क्या बोल सकते हैं? रोटेशन भी कह सकते हैं। तो पृथ्वी जब अपनी धुरी पर घूमती है तो उसको घूर्णन गति कहा जाता है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, जैसे ये बीच में सूर्य है और जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये कौन सी गति कहलाती है? परिक्रमण गति कहलाती है। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है?
परिक्रमण कहलाता है। अब बात करें जो धुरी पर जब पृथ्वी घूमती है तो वो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाती है। तो जब पृथ्वी अपने ध्रुव पर घूमती है तो एक पूरा चक्कर लगाने में उसको कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। और जबकि जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर इसको पूरे में, मतलब यहां से पृथ्वी ने घूमना स्टार्ट किया, धीरे धीरे घूमती घूमती सूर्य के चारों तरफ घूमती घूमती दोबारा यहां आ गई। तो दोबारा यहां आने में जो इसको समय लगेगा वो समय कितना लगता है? 365 दिन और 6 घंटे। कितना समय लगता है? 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। अब बात करें दिशा की, तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है जिसको हम घूर्णन गति कहते हैं, तो पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो कौन सी है? पश्चिम से पूरब की ओर रहती है। ये याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो किस दिशा की ओर होती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर होती है। और जबकि अगर परिक्रमण में जो पृथ्वी की गति होती है कैसी होती है? अंडाकार होती है। कैसी होती है? ये इस तरह की गोल नहीं होती इसकी गति। कैसी होती है? ऐसे अंडाकार गति करता है। ये दोनों याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पृथ्वी की गति दो तरह की होती है, एक घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति का मतलब होता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। जैसे मान लीजिए ये बीचों बीच पृथ्वी के कोई अक्ष है, इस अक्ष पर अगर पृथ्वी घूम रही है तो इसको घूर्णन गति कहते हैं। इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं, मान लीजिए हमने कोई पंखा लटकाया हुआ है, ऊपर दीवार में पंखा लटक रहा है जिससे हमको पंखा घूम रहा है, तो पंखा जिससे लटका हुआ है उसके चारों तरफ घूम रहा है। ऐसा समझ लिया, उसके चारों तरफ क्या करता है? उस डंडी के चारों तरफ घूमता रहता है, जैसे पंखड़ियां घूमती है। तो वो कौन सी गति हो जाती है? घूर्णन गति हो जाती है, क्योंकि वो अपने अक्ष पर घूम रहा है। किस पर घूम रहा है? अपने अक्ष पर घूम रहा है। और जबकि परिक्रमण में क्या होती है? जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे लगता है। और जबकि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन और 6 घंटे। याद रखिए, ये 6 घंटे जब 4 साल में जुड़ जाते हैं तो टोटल कितने घंटे हो जाते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब हो जाता है एक दिन। इसीलिए आपने सुना होगा हर 4 साल में जब फरवरी आती है वो कितने दिन की रहती है? 28 दिन की रहती है। कितने दिन की रहती है? 28 दिन की रहती है, क्योंकि ये जो 6 घंटे होते हैं ये आपस में जब 4 साल तक जुड़ेंगे 6 घंटे, भाई 365 तो पूरी साल हो गई, लेकिन 6 घंटे जो अतिरिक्त हैं ये आपस में जुड़ते जाते हैं। और जब ये 4 बार आपस में जुड़ जाएंगे 4 साल तक तो कितने हो जाएंगे? 28। कितने हो जाएंगे? ये 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे का मतलब एक पूरा दिन और रात हो गया। इसीलिए जब हर 4 साल में जो फरवरी आती है वो कितने घंटे की, कितने दिन की रहती है? 28 दिन की रहती है। और अन्य जो ईयर्स रहते हैं उसके अंदर जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। तो जो लीप ईयर्स होता है उसमें फरवरी कितने दिन की रहती है? 28 दिन की रहती है। वो किस लिए होती है? वो इसीलिए होती है क्योंकि सूर्य के एक चक्कर पूरा लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं, अर्थात 1 साल और 6 घंटे लगते हैं। ये 6 घंटे 4 साल तक जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद टोटल 24 घंटे हो जाते हैं। और यही 24 घंटे जब माइनस हो जाते हैं 1 साल में से, तो इसीलिए फरवरी हर 4 साल में कितने दिन की हो जाती है? 28 दिन की हो जाती है। और अगर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा की बात की जाए तो पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और जबकि जब ये सूर्य के चक्कर लगाती है तो सूर्य के चक्कर लगाने के जो परिक्रमण होता है वो कैसा होता है? अंडाकार होता है, या जिसको दीर्घ वृत्ताकार भी हम बोलते हैं। तो घूर्णन का मतलब क्या होता है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। तो जैसे ये पृथ्वी, देखिए पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है। ये मान लीजिए इसका अक्ष, हम ये मान लीजिए ये इसका अक्ष है, इस अक्ष के होते हुए ये क्या कर रही है? घूम रही है। क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। इस तरह से ये घूम रही है यहीं पे। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो इसको घूर्णन कहते हैं, अपनी धुरी के चारों तरफ घूमना। और ये घूमने में याद रखिए मुख्य बात है, ये पृथ्वी है जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और इसको जो समय लगता है वो लगभग 24 घंटे लगता है। और परिणाम इसी के कारण ही दिन और रात बनते हैं। तो जब पृथ्वी का घूर्णन होता है, इस घूर्णन के कारण ही क्या बनते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात बनते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, दिन और रात बनने का कारण क्या होता है? तो दिन और रात बनने का जो कारण है वो पृथ्वी का घूर्णन है। क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही दिन और रात बनते हैं। और एक बात याद रखिए, जो महासागरीय जल धाराओं का निर्माण भी होता है,
वो भी किसके कारण होता है, घूर्णन के कारण ही होता है। अब ये जल धाराएं क्या होती हैं, तो जब हम जल धाराओं के बारे में पढ़ाएंगे वहाँ अच्छे से याद रखेंगे। यहाँ बस इतना याद रखिए, जो महासागरीय जल धाराओं का निर्माण और दिन और रात बनना ये किसके कारण होता है, पृथ्वी की घूर्णन गति या के कारण होता है। अब दूसरा हमने बात किया था परिक्रमण की, तो परिक्रमण का मतलब होता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर तो घूम ही घूम रही है, और एक भी याद रखिए जो अपनी पृथ्वी है वो कितना डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष से, 23.5 डिग्री झुकी, क्योंकि पृथ्वी का अक्ष क्या है, ये वाला है, पृथ्वी का अक्ष ये वाला है, इससे ये कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो परिक्रमण क्या होता है, परिक्रमण जो पृथ्वी होती है अपने अक्ष पर तो घूमती है, उसके साथ साथ कहां पर भी घूमती है, सूर्य के चारों ओर। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, परिक्रमण कहलाता है। तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। इसमें मुख्य बातें याद रखिए, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, और इसकी जो कक्षा होती है वो अंडाकार होती है। कैसी होती है, अंडाकार होती है। ये 6-6 घंटे जुड़ने के बाद में 4 साल में क्या आता है, लीप ईयर आता है। क्या आता है, यही 6-6 घंटे 4 साल तक जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद 24 घंटे हो जाते हैं। तो इसी कारण क्या आता है, हर 4 साल में लीप ईयर आता है, और उस लीप ईयर के अंदर जो फरवरी होती है वो 29 दिन से घटकर कितने दिन हो जाती है, 28 दिन हो जाती है। वो इसी 6 घंटे के कारण होती है, क्योंकि ये 6-6 घंटे आपस में 4 साल तक जुड़ते हैं और 24 घंटे हो जाते हैं। इसीलिए जो फरवरी होती है वो हर 4 साल के अंदर लीप ईयर्स वाली होती है, और उसके अंदर जो फरवरी कितने दिन की रहती है, 28 दिन की रहती है। तो हमने पृथ्वी की गति के बारे में बात किया। एक तो पृथ्वी की घूर्णन गति होती है और एक परिक्रमण गति होती है। बात करें घूर्णन गति का प्रभाव, तो जो पृथ्वी घूमती है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो उसके कारण दिन और रात बनता है, समय क्षेत्र और कोरोलियस बल का भी प्रभाव होता है। कोरोलियस प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। पृथ्वी के घूर्णन करने से कोरियोलिस प्रभाव भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। समय क्षेत्र भी इसी के कारण परिवर्तित होता है, और दिन और रात भी क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। अब ये कोरियोलिस प्रभाव क्या है, तो जब हम इसके बारे में अलग से क्लास लेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। बस इतना याद रखिए, ये सारे के सारे इफेक्ट किसके कारण होते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। घूर्णन का मतलब है पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या, जैसे ये वाला क्या है, ये पृथ्वी का अक्ष है। क्या है, ये पृथ्वी का अक्ष है। तो जब ये पृथ्वी अपने अक्ष पर अक्ष के चारों तरफ घूम रही है तो वो क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। और ये सारे के सारे पृथ्वी के घूर्णन से क्या होते हैं, प्रभाव उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं परिक्रमण के प्रभाव। परिक्रमण का मतलब होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको परिक्रमण कहते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। तो इसके कारण एक तो ऋतु परिवर्तन होते हैं, जैसे कभी सर्दी आएगा, जैसे हम देखते हैं ना साल में कभी सर्दी आता है, कभी गर्मी आती है, कभी बरसात आती है, ऐसा मौसम चेंज होता रहता है ना साल में। वो किसके कारण होता है, वो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही होता है, अर्थात पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसी के कारण होता है। दूसरा, दिन और रात की अवधि में परिवर्तन। कई बार सुना होगा ना आपने, कभी दिन छोटे होने लग जाती हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं, कभी रात बड़े हो जाते हैं, दिन क्या हो जाते हैं, छोटे। यह आम बात आपने सुनी होगी। अब अगर गांव में होंगे तो गांव के लोग कहते हैं ना अब तो दिन बड़े होने लग गए, कुछ लोग कहते हैं कि अब तो रातें बड़ी होने लग गई, अब रातें छोटी होने लग गई, दिन बड़े होने लग गए। ये सारे का सारा किसका प्रभाव होता है, पृथ्वी के परिक्रमण का प्रभाव ही होता है। उसमें कभी तो दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है, और कभी रात बड़ी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। तीसरा है अनियांत और विषुव। क्या है, अनियांत और विषुव, ये भी क्या होते हैं, परिक्रमण का भी ब्यौरा। अब अयांत का मतलब क्या होता है, जब सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा के ऊपर सीधा होता है तो वो क्या कहलाता है, अयांत कहलाता है। और जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर या विषुवत रेखा के ऊपर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, विषुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषुव। अभी आगे इनके बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे। बस यहाँ इतना सा याद रखिए कि परिक्रमण के प्रभाव से ऋतु परिवर्तन होगा। कभी सर्दी का मौसम आएगा, कभी पतझड़, बसंत, गर्मी, बरसात, ये मौसम पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही आते हैं। दिन और रात की अवधि में परिवर्तन हो जाता है, कभी दिन बड़े हो जाएंगे, कभी रात छोटी हो जाएंगी, कभी रात बड़े हो जाएंगे और दिन क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। और एक अनियांत और विषुव प्रभाव भी परिक्रमण के कारण ही होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव क्या क्या है,
तो पृथ्वी के घूर्णन से सूर्य पूरब से उगता हुआ प्रतीत होता है। देखिए जो हमारी पृथ्वी है वो किधर से किधर की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसीलिए जो हमें सूर्य है वो किधर उगता हुआ दिखाई प्रतीत होता है, पूरब की ओर उगता हुआ प्रतीत होता है। इसी से ही समय का निर्धारण होता है। पृथ्वी के घूर्णन से हवा की दिशा भी बदलती है। देखिए जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो उससे हवाओं की दिशा भी बदलती है और समुद्री धाराएं भी मुड़ती हैं, तो समुद्री धाराएं भी उत्पन्न होती हैं, हवाओं की दिशा भी बदलती हैं और मुख्य आकर्षण इसके अंदर कोरियोसिस प्रभाव होता है। क्या होता है, पृथ्वी के घूर्णन से कोरियोलिस प्रभाव उत्पन्न होता है। तो घूर्णन के कारण जो हवाएं और धाराएं अपने पथ से क्या हो जाती हैं, विचलित हो जाती हैं। तो हवाओं और धाराओं के पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो दाईं ओर मुड़ जाती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जो हवाएं हैं वो किधर की तरफ मुड़ जाती हैं, बाईं ओर मुड़ जाती है। इसी को ही कोरियोलिस प्रभाव कहते हैं। बस यहाँ इतना सा याद रखिए, घूर्णन गति के कारण कोरियोलिस प्रभाव उत्पन्न होता है। जब हम अलग से क्लास लेंगे कोरियोलिस प्रभाव के बारे में, उसमें अच्छे से इसको पढ़ाया जाएगा। यहाँ बस आपको इतना याद रखना है। और परिक्रमण के प्रभाव मैंने आपको बता दिया, इससे ऋतुएं बनती है। कभी गर्मी आएगी, कभी बसंत आएगी, कभी पतझड़ मौसम आएगा, कभी सर्दी का मौसम आएगा। दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन हो जाते हैं, कभी दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है, रात बड़े हो जाते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। और इसी से क्या बनते हैं, ये वर्ष बनते हैं। क्या बनते हैं, जब पूरा एक चक्कर पृथ्वी का क्या होता है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है, उसके बाद में क्या हो जाता है, नया साल आ जाता है। तो मुख्य बिंदु ऋतु परिवर्तन, झुकाव परिक्रमण के कारण होता है। और जो ऋतु परिवर्तन होता है, ये याद रखिए, जो पृथ्वी के जो हमारे जो पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है वो परिक्रमण के कारण ही नहीं होता, उसके साथ साथ इसका 23.5 डिग्री झुकाव भी है। क्या है, जो ऋतुओं के परिवर्तन का कारण सिर्फ परिक्रमण से ऋतु नहीं बनती, बल्कि परिक्रमण के साथ साथ 23.5 डिग्री क्या होता है, इसका झुकाव भी होता है, उसी के कारण ऋतुएं बनती है। एग्जाम में पूछा जाता है क्या जो ऋतुएं बनती हैं वो केवल परिक्रमण के कारण ही बनती है, नहीं, ये परिक्रमण के कारण तो बनती है, लेकिन उसी के साथ साथ जो पृथ्वी का 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर जो झुका हुआ होता है उसका भी इसमें क्या होता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो याद रखिए पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी है, इसलिए सूर्य की किरणें अलग अलग कोण पर पड़ती हैं। तो जो हमारी पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए सूर्य की किरणें अलग अलग कोण से पड़ती हैं और उसी के कारण ऋतुएं बनती हैं। कभी ये सीधी पड़ेगी, कभी कर्क रेखा पर सीधी पड़ेगी, कभी मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ेगी, और कभी भूमध्य रेखा पर सूर्य या विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। तो याद रखिए ऋतुएं परिक्रमण प्लस 23.5 डिग्री झुकाव के कारण बनती हैं। अब बात करें घूर्णन बनाम परिक्रमण की, दोनों में अगर हम अंतर की बात करें तो विशेषता क्या है, तो घूर्णन का मतलब होता है ये अपनी धुरी पर घूमती है। किस पर घूमती है, जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर घूमती है। किस पर घूमती है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई पंखा है, पंखे को हम जिससे लटका देते हैं ना, जो दीवार ऊपर लटका हुआ पंखा रहता है, जब उसको हम किसी लकड़ी से या लोहे की वो एक छड़ सी रहती है उसके साथ में लटका हुआ रहता है, तो मान लीजिए वो जो छड़ सी होती है उसी को क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। तो पंखा उस अक्ष के चारों तरफ क्या करता है, घूर्णन करता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, घूर्णन। तो इसी तरह पृथ्वी है, पृथ्वी भी अपने अक्ष के चारों तरफ घूमती है, इसी को क्या बोलता है, घूर्णन गति बोलते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाती है तो उसको क्या बोला जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। अब बात की जाए समय की, तो पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 24 घंटे लेती हैं, और जबकि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन लेते हैं। वैसे एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो 365 दिन और 6 घंटे, कितने, 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाती है। अगर बात की जाए परिणाम की, तो घूर्णन के कारण ही दिन और रात बनते हैं, और जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है जिसको हम परिक्रमण कहते हैं, उसके कारण क्या बनती हैं, ऋतुएं बनती है। जैसे कभी सर्दी का मौसम आएगा, कभी पतझड़ आएगा, कभी बसंत आएगा, कभी गर्मी का मौसम आएगा। वो किसके कारण आता है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के कारण। अगर बात की जाए दिशा की, तो घूर्णन पश्चिम से पूरब की ओर होता है। क्या होता है, पश्चिम से पूरब की ओर होता है। और इसमें याद रखिए परिक्रमण के अंदर जो पृथ्वी घूमती है वो कैसी घूमती है, ऐसे एक अंडाकार शेप में घूमती है। किसमें घूमती है,
अंडाकार शेप में घूमती है, मतलब दीर्घ वृत्ताकार कक्षा होती है, सूर्य के चारों ओर उस पर घूमती है। तो जो घूर्णन होता है उसके अंदर दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जबकि परिक्रमण के अंदर एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा या अंडाकार कक्षा के चारों ओर पृथ्वी क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। उस अंडाकार जो एरिया है उसके चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। मतलब जो पृथ्वी, मान लीजिए ये कोई सूर्य है, ठीक है, तो जब इस पे पृथ्वी घूमेगी तो वो इस तरह से घूमेगी, थोड़ा अंडाकार साइज से होते ही इस तरह से पृथ्वी ऐसे 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 इसके चारों तरफ क्या करेगी, घूमेगी। तो इसी को क्या बोला जाता है, पृथ्वी के जो घूमने का जो रास्ता होता है इसी को क्या बोला जाता है, अंडाकार, या इसको दीर्घ वृत्ताकार भी कहते हैं। अब बात करें गति की, तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है, तो उसकी गति कितनी होती है, तो उसकी गति होती है 1670 किलोमीटर पर घंटा। कितनी होती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो उसकी गति 1670 किलोमीटर पर घंटा होती है। मान लीजिए अब जैसे हम पृथ्वी पर अभी हम हैं, तो जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रही है, घूम रही है। क्या कर रही है, घूम रही है। अब बोलेंगे सर जब पृथ्वी घूम रही है तो हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा। भाई हम तो जब मोटरसाइकिल पर बैठे रहते हैं या किसी भी चीज़ पर बैठते हैं, अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा हो या 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हो तो हमें तो अनुभव होने लग जाता है। लेकिन सर हमारी पृथ्वी घूम रही है तो हमें अनुभव क्यों नहीं हो रहा, और ये तो बहुत भयंकर स्पीड से घूम रही है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो देखिए इसका कारण ये है, देखिए जब हम पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी पर जितनी चीजें हैं वो सारी की सारी घूम रही हैं। अब पृथ्वी पे चाहे पानी हो, चाहे पृथ्वी पर पेड़ पौधे हो, चाहे झील हो या पर्वत हो, वो सब की सब किस स्पीड से घूम रहे हैं, सेम स्पीड से घूम रहे हैं, 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। इसीलिए हमको क्या नहीं होता, इस चीज का आभास नहीं होता कि हमारी पृथ्वी क्या घूम रही है या नहीं घूम रही है। और जो पृथ्वी के जो घूमने की गति है वो एकदम समान है। ये नहीं है कि अभी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है, थोड़ी देर बाद में ये कम होकर के 1400 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई, फिर थोड़ी देर में बढ़कर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। ऐसा नहीं है, जो हमारी पृथ्वी है वो सेम स्पीड से घूम रही है। साथ ही साथ पृथ्वी पर जितनी भी चीजें, चाहे पर्वत हो, पेड़ पौधे हो या नदी नाले झील कुछ भी हो, वो सारे के सारे उसी स्पीड से घूम रहे हैं। इसी के कारण हमको इस चीज का क्या नहीं होता, आभास नहीं होता है। और अगर बात की जाए घूर्णन की अधिकतम स्पीड, तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की गति सबसे ज्यादा होती है, घूर्णन गति, और जबकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर क्या रहती है, कम रहती है। तो जो पृथ्वी की गति है वो भूमध्य रेखा पर जो घूर्णन गति है वो सबसे अधिक रहती है, जबकि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर क्या रहती है, कम रहती है। अब बात की जाए परिक्रमण गति की, तो परिक्रमण गति होती है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने की जो गति होती है उसको परिक्रमण गति कहते हैं। तो इसकी जो स्पीड होती है वो लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अधिकतम कहाँ होता है, उपसौर पर होता है। और जब अगर बात की जाए न्यूनतम स्पीड की, तो न्यूनतम जो स्पीड होती है वो अपसौर पर होती है। अब ये उपसौर और अपसौर क्या है, तो जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास कराऊंगा तो वो एक अलग से उपसौर और अपसौर के ऊपर कराऊंगा, उसमें अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा कि उपसौर जिसको इंग्लिश में पेरीहेलियन कहते हैं और अपसौर जिसको इंग्लिश में एपीहेलियन कहते हैं, इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो पृथ्वी दो तरह से पृथ्वी की गति दो तरह की होती है, एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति में जो पृथ्वी की स्पीड है वो लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाती है। और जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसकी स्पीड लगभग 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। और अधिकतम स्पीड उसकी पेरीहेलियन पर होती है और न्यूनतम स्पीड कब होती है, एपीहेलियन पर। ये पेरीहेलियन और एपीहेलियन जिसको हम उपसौर और अपसौर कहते हैं, ये क्या है, तो जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें अच्छे से डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट अब बात करते हैं पृथ्वी की स्थिति की। किसकी बात करते हैं, पृथ्वी की स्थिति की बात करते हैं। देखिए जैसे ये जो हमारी पृथ्वी है, मैंने आपको ये पृथ्वी की बात की थी, ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के अंदर कई तरह के अक्षेज होते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर मैंने आपको बताया था पृथ्वी के मध्य से क्या निकलती है, भूमध्य रेखा निकलती है। क्या निकलती है, भूमध्य रेखा। उसके ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश होती है उसको क्या बोला जाता है,
मकर रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मकर रेखा बोला जाता है। तो जब जैसे जैसे सूर्य की स्थिति होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, दिन और रात में क्या होता है, परिवर्तन होता है। क्या होता है? दिन और रात में परिवर्तन होता है। अब सबसे पहले बात करते हैं 21 मार्च की। तो 21 मार्च के अंदर जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। तो अगर बात की जाए 21 मार्च की, तो 21 मार्च को जो सूर्य होता है वो कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर रहता है। जो सूर्य की किरणें होती हैं वो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर मतलब 90 डिग्री पर पड़ती हैं। इसी के कारण क्या होता है, दिन और रात की अवधि क्या रहती है, समान रहती है। क्या रहती है? जब सूर्य अगर भूमध्य रेखा पर रहेगा उस समय जो दिन और रात की अवधि है वो क्या रहती है, समान रहती है। तो 21 मार्च के दिन जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर रहता है और इस मौसम को बसंत बोलते हैं। कौन सा मौसम बोलते हैं? इस मौसम को बसंत मौसम बोलते हैं। और इस दिन जो दिन और रात की अवधि क्या रहती है, बराबर रहती है। उसके बाद में क्या होता है, 21 मार्च के बाद में जो ये सूर्य होता है ये ऊपर की तरफ इधर की तरफ जाने लगता है। और 21 मार्च के बाद 21 जून की जब बात करते हैं तो 21 जून को जो सूर्य होती है उसकी सीधी किरणें किस पर गिरती हैं, कर्क रेखा पर गिरती हैं। कहां पर गिरती हैं? सूर्य की किरणें जो 21 जून को है सीधी किस पर गिरती हैं, कर्क रेखा पर गिरती हैं। तो जो कर्क रेखा अब ये किस की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध में। कहां पर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और जो हमारा भारत है वो भी कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भाई भूमध्य रेखा इसके मध्य से गुजरती है और जो इंडिया है वो कहां पर स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इसीलिए जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो उस समय जब सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रहेगा, रात छोटी रहेगी, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे रहेंगे और रात बड़ी रहती है। तो जब 21 जून को सूर्य कहाँ रहता है, कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो उस समय मौसम किसका रहता है, गर्मी का रहता है। किसका रहता है, गर्मी का। क्योंकि सूर्य भाई जब कर्क रेखा के पास पहुंच गया तो कर्क रेखा हमारे कहाँ से गुजरती है, भारत से भी गुजरती है बीचों बीच से। तो इसीलिए उस टाइम पे क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। और जब सूर्य कर्क रेखा पर रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य रहेगा तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या रहते हैं, दिन बड़े रहते हैं। तो जो सबसे लंबा दिन है वो कब रहता है, 21 जून में ही रहता है। कौन से जून, 21 जून को भारत में सबसे लंबा दिन होता है। उसके बाद में जब सूर्य क्या होता है, उसके बाद सूर्य वापिस आने लगता है। उसके बाद जैसे ही सूर्य इधर चला गया उसके बाद में सूर्य क्या करेगा, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर था, फिर 21 जून को कहाँ चला गया, कर्क रेखा पर चला गया। अब 21 मार्च, अब उसके बाद में फिर सूर्य कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा और 23 सितंबर को कहाँ जाएगा, दोबारा से भूमध्य रेखा पर आ जाता है। तो जो 23 सितंबर को जो सूर्य रहता है वो कहाँ रहता है, भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर रहता है। तो 23 सितंबर को जो सूर्य है भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर रहेगा। और मैंने आपको बता दिया जब भी सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर ठीक ऊपर रहेगा तो उस समय दिन और रात की अवधि क्या रहती है, समान रहती है। चाहे उत्तरी गोलार्ध में भी दिन और रात की अवधि समान रहेगी और दक्षिणी गोलार्ध में भी समान रहती है। और इसको क्या बोलते हैं, शरद बोलते हैं। शरद का मतलब उसके बाद में गर्मी खत्म होने लग जाती है 23 सितंबर के बाद में, और हल्की हल्की सी क्या स्टार्ट हो जाती है, सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, भारत में शरद मौसम कहा जाता है। और उसके बाद में फिर सूर्य क्या होता है, भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर जाने लगता है। उसके बाद में सूर्य है वो किधर से किधर की ओर, भूमध्य रेखा से मकर रेखा की ओर जाता है। उसके बाद में 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है वो मकर रेखा के ठीक ऊपर रहता है। और जब सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर रहेगा, अर्थात मतलब जो मकर रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, तो सूर्य किधर है, दक्षिणी गोलार्ध में। और जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो सबसे लंबा दिन भी कहाँ रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा, और सबसे छोटा दिन कहाँ रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। इसीलिए जो 22 दिसंबर है वो सबसे छोटा दिन रहता है भारत के अंदर, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन है वो 22 दिसंबर है और सबसे बड़ा दिन है वो कौन सा है, 21 जून है। तो 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर रहता है और मकर रेखा आपको पता है दक्षिणी गोलार्ध में है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं और जबकि उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो जिस गोलार्ध में सूर्य रहेगा उस गोलार्ध के अंदर दिन बड़ा रहेगा,
जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य रहेगा तो उस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े रहेंगे, और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य रहेगा तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेंगे, दिन बड़े रहेंगे। लेकिन जब सूर्य भूमध्य रेखा पर रहेगा तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में जो दिन और रात हैं वो क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो 21 मार्च को जो सूर्य रहता है किस पे रहता है, भूमध्य रेखा पर रहता है, इसीलिए 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों ही डेट को जो सूर्य रहता है भूमध्य रेखा पर रहता है, इसीलिए उस समय क्या होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो दिन और रात है उनकी जो अवधि है वो क्या रहती है, समान रहती है। लेकिन 21 जून को जो सूर्य होता है वो किस पर रहता है, कर्क रेखा पर रहता है। किस पे रहता है, कर्क रेखा पर रहता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, कर्क रेखा भारत से गुजरती है। जब सूर्य भारत के ठीक ऊपर रहेगा तो उस समय गर्मी पड़ती है। अब बात करें कि ये सर इसके साथ में जो बसंत विषुव लिखा हुआ है, इसके साथ में शरद विषुव लिखा हुआ है, इसके साथ में ग्रीष्म अयांत लिखा हुआ है और इसके साथ में शीत अयांत लिखा हुआ है, इनका मतलब क्या है। तो इनका मतलब मैं अभी आपको नेक्स्ट बताता हूँ। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। 21 मार्च को जो सूर्य रहता है वो कहाँ पर रहता है, भूमध्य रेखा पर रहता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को, ये याद रखिए, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा पर रहता है, जबकि 21 जून को कहाँ रहता है, कर्क रेखा पर रहता है, और 22 दिसंबर को कहाँ रहता है, मकर रेखा पर रहता है। ये याद रखिए, अगर आप ये याद रह गया तो आपको अच्छे से समझ आएगा क्या होगा। तो देखिए, जब 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर रहता है, तो भूमध्य रेखा पर जब रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात की अवधि क्या रहेगी, समान रहेगी। उस समय आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भारत में रहते हुए कि यार दिन लग रहे हैं बड़े हो गए, रात छोटी हो गई, ऐसा नहीं रहेगा। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर रहता है 21 मार्च को, उस समय जो दिन और रात की अवधि रहती है क्या रहती है, समान रहती है। लेकिन 21 मार्च के बाद में सूर्य धीरे धीरे किधर की ओर जाने लगता है, कर्क रेखा की ओर जाने लगता है। किधर की ओर जाने लगता है, कर्क रेखा की ओर जाने लगता है। और कर्क रेखा पर कब पहुंच जाता है, ये लगभग 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाता है और सीधे कर्क रेखा के ऊपर रहता है उस टाइम सूर्य। तो सूर्य जब कर्क रेखा के ऊपर रहता है तो, और कर्क रेखा कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में ही हमारा भारत है। और जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और उत्तरी गोलार्ध में हमारा भारत है और सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेंगे, दिन बड़े रहेंगे, और हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसीलिए 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। उसके बाद में सूर्य धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ आने लगता है। 23 सितंबर को फिर वो भूमध्य रेखा पर आ जाता है, और इस समय भी दिन और रात की अवधि क्या रहती है, समान रहती है। और इसकी क्या बोला जाता है, इसको शरद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसको शरद बोला जाता है। और उसके बाद में फिर क्या होता है, सूर्य नीचे की तरफ आने लगता है मकर रेखा पर, और जब सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर रहता है तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या रहते हैं, बड़े रहते हैं और रात छोटी रहती हैं। जबकि जब सूर्य मकर रेखा में रहता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें कैसी हो जाती हैं, बड़ी हो जाती। इसलिए आपने सुना होगा सर्दियों में देखिए जो सूर्य कहाँ रहता है, मकर रेखा पर रहता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध पर रहता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बढ़ जाएंगे, और जबकि उत्तरी गोलार्ध में दिन क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, रातें क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। इसलिए भारत के अंदर आपने सुना होगा सर्दियों में रातें क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, जबकि गर्मियों में रातें क्यों होती हैं, छोटी होती हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब सूर्य मकर रेखा पर रहता है, दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा रहेगा। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रहेगा। और जब सूर्य भूमध्य रेखा पर रहेगा तो चाहे उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध, उन दोनों के अंदर दिन और रात क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो ये याद रखिए, जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में है तो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटे हो जाती हैं। और जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होते हैं तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। ये याद रखिए, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं विषुव क्या होता है। देखिए, ये जो आपने जैसे सुना होगा सर ये शरद विषुव क्या लगा हुआ है, आपने पीछे की तरफ देखा होगा। जैसे बसंत का मौसम है तो 21 मार्च को बसंत बोलते हैं, जो मौसम होता है उसको क्या बोला जाता है, बसंत बोला जाता है। इसके साथ में अगर आपने देखा हो ये बसंत विषुव भी इसको कहते हैं। अब ये बसंत विषुव क्यों कहते हैं, जैसे 21 जून को गर्मी होती है तो इसको ग्रीष्मयांत क्यों कहते हैं, और जैसे 23 सितंबर को शरद का मौसम रहता है तो इसको शरद विषुव क्यों कहते हैं।
और 22 दिसंबर को सर्दी होती है, तो इसको शीत अयांत क्यों कहते हैं? तो देखिए 2 के साथ में अयांत जुड़ा हुआ है और 2 के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? विषुव जुड़ा हुआ है। अब ये विषुव और अयांत क्यों जुड़ा हुआ है इसको समझते हैं। तो देखिए विषुव का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में इक्विनॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स बोलते हैं। जब सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं तो दिन और रात बराबर होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? विषुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जब सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है तो उस समय में उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध, उन दोनों के अंदर दिन और रात क्या रहते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। तो इसीलिए जो सूर्य होता है भूमध्य रेखा पर कब रहता है? तो भूमध्य रेखा पर 2 टाइम रहता है, एक तो वो 21 मार्च को रहता है और एक 23 सितंबर को रहता है भूमध्य रेखा पर। तो इसीलिए देखिए जो 21 मार्च और 23 सितंबर है, इन दोनों के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? विषुव जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? जैसे 21 मार्च को बसंत विषुव और जो 23 सितंबर है उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? शरद विषुव। तो जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर रहता है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? विषुव, या इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। इसीलिए बसंत के साथ विषुव लगा रहता है और शरद के साथ भी विषुव लगा रहता है। अब नेक्स्ट दूसरा बात करते हैं अयन की। तो जब सूर्य की सीधी किरणें वर्ष में किसी एक समय कर्क रेखा या मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? अयन कहते हैं। तो जब सूर्य की सीधी किरणें किसी वर्ष में एक समय कर्क रेखा पर और एक समय मकर, देखिए एक साल में 2 बार ही सीधी पड़ेंगी, एक बार कर्क रेखा पर पड़ेगी और एक बार मकर रेखा पर पड़ेगी, और इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अयन बोलते हैं। और तो कर्क रेखा पर सूर्य कब रहता है? 21 जून को रहता है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? ग्रीष्मायन कहते हैं। और जबकि 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है सीधा किस पे रहता है? मकर रेखा के ऊपर रहता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? शीत अयन कहते हैं। तो अब आपको ये याद हो गया होगा कि अयन का मतलब क्या होता है और उसका मतलब क्या होता है। तो अयन का मतलब जब सूर्य कर्क रेखा या मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है तो इसीलिए इसके साथ में एंड में अयन जुड़ता है, और जब सूर्य सीधा विषुवत रेखा के ऊपर होता है तो क्या जुड़ता है? विषुव जुड़ता है। तो ये चारों मौसम याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। 21 मार्च का जो मौसम होता है उसको बसंत बोलते हैं। 21 जून को जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा पर रहेगा, तो जब सूर्य कर्क रेखा पर रहेगा तो भाई गर्मी पड़ती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गर्मी का मौसम। 23 सितंबर को देखिए सूर्य हल्का सा क्या आ जाता है, जैसे यहाँ पर कर्क रेखा है तो हमारा भारत यहीं पे तो है कर्क रेखा पर ही, तो सूर्य कहाँ आ जाता है? कर्क रेखा से थोड़ा नीचे आ जाता है, तो इसलिए भारत में हल्का सा क्या लगने लग जाता है? गर्मी दूर होने लग जाती है, गर्मी कम पड़ने लग जाती है, जैसे सूर्य जब भूमध्य रेखा पर आ जाता है। लेकिन जब सूर्य 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर आ जाता है इसलिए उस मौसम को क्या बोलते हैं? शरद बोलते हैं। शरद का मतलब होता है कि भारत में उस समय क्या होती है? गर्मी कम होने लग जाती है। क्या हो जाती है? शरद मौसम के टाइम तक गर्मी क्या हो जाती है? धीरे धीरे कम हो जाती है। और उसके बाद में सूर्य कहाँ आने लगता है? 23 सितंबर के बाद सूर्य मकर रेखा की ओर जाने लगता है। तो जब सूर्य मकर रेखा की ओर जाने जाता है तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ जा रहा है? देखिए सूर्य जो भारत है उससे दूर की तरफ ही तो जा रहा है ना, नीचे की तरफ जा रहा है, भारत से दूर हो रहा है। तो जब भारत से दूर होगा तो उससे क्या होगा? भारत में क्या बढ़ने लग जाती है? सर्दी बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए 22 दिसंबर को कौन सा मौसम होता है? सर्दी का मौसम होता है। तो मैंने आपको अयन के बारे में बता दिया। अयन का मतलब जब सूर्य कर्क रेखा या मकर रेखा पर लंबवत होता है, साल में एक बार कर्क रेखा पर रहेगा, एक बार मकर रेखा पर रहेगा, उस स्थिति को अयन या इंग्लिश में उसको सोलिस्टिक बोलते हैं। और ये 2 तरह का होता है, एक ग्रीष्मायन होता है जो 21 जून को होता है जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है, और एक शीत अयन होता है वो 22 दिसंबर का होता है, उस समय सूर्य कहाँ पर रहता है? मकर रेखा के ऊपर रहता है। तो अभी तक हमने सूर्य पृथ्वी की गति के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? तो जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसको क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की परिक्रमण गति क्या होती है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति होती है सूर्य के चारों ओर क्या लगाना? चक्कर लगाना, या सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। और पृथ्वी के अपने अक्ष के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है।
पृथ्वी एक घूर्णन कितने समय में पूरा करती है, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लेती है, तो वो कितना लेती है, 24 घंटे लेती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, तो जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, तो इस पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लेती है। लेकिन ऑप्शन में अगर 365 दिन है तो आपको 365 टिक करना है, और अगर ऑप्शन में 365 दिन और 6 घंटे दिए हुए हो तो आपको 365 दिन और 6 घंटे क्या करना है, टिक करना है। ये लगभग 365 दिन है, अगर एक्यूरेट की बात की जाए तो एक्यूरेट 365 दिन और 6 घंटे। दिन और रात किससे बनते हैं, तो जो दिन और रात है वो पृथ्वी के घूर्णन से बनते हैं। किससे बनते हैं, पृथ्वी के घूर्णन से बनते हैं। किससे बनते हैं, पृथ्वी जब घूमती है, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, अब यहाँ पे जो ये पृथ्वी है, अब ये पृथ्वी घूमती है ऐसे ऐसे, तो इधर का हिस्सा किधर की तरफ आ रहा है, सूरज की तरफ आ रहा है, तो इधर क्या रहेगा, दिन रहेगा, और इधर की तरफ क्या रहेगा, नाइट रहेगा। पृथ्वी जैसे घूमेगी तो इधर का हिस्सा वापिस इधर आ जाएगा। अब जैसे हिस्सा इधर की तरफ आएगा इधर का निकल के, तो इधर को वापिस क्या हो जाएगा, इधर को दिन हो जाएगा और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। तो पृथ्वी का हिस्सा सूर्य के सामने आ जाता है वहां पर दिन होता है, और पृथ्वी 24 घंटे घूमती रहती है, तो इसलिए 12 घंटे के बाद में फिर क्या आ जाती है, रात आ जाती है। जिधर दिन रहेगा उधर 12 घंटे के बाद में क्या आ जाती है, रात आ जाती है। तो दिन और रात किससे बनते हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी की दूरी कितनी झुकी हुई है, तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर कितना झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपनी दूरी पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये याद रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। घूर्णन की दिशा क्या होती है, जो पृथ्वी घूमती है उसके घूर्णन की दिशा क्या होती है, तो पृथ्वी के घूर्णन की दिशा है जो पश्चिम से पूरब की ओर होती है। किधर की ओर होती है, पश्चिम, पृथ्वी है जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो सबसे बड़ा दिन कब रहेगा, जब सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर रहेगा, और कर्क रेखा के ठीक ऊपर सूर्य कब रहता है, 21 जून को। तो 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध, जैसे हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में, तो हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे, तो भारत में सबसे बड़ा दिन कब रहता है, 21 जून को रहता है, क्योंकि 21 जून को जो सूर्य है वो सीधा कर्क रेखा के ऊपर रहता है, और कर्क रेखा कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में। और जिस गोलार्ध में सूर्य रहेगा उस गोलार्ध में दिन क्या रहते हैं, बड़े रहते हैं। सबसे छोटी रात कब होती है, तो जब सबसे छोटी रात जब रहेगी जब सूर्य कहाँ रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ पर रहेगा, मकर रेखा पर। और मकर रेखा पर कब रहता है, 22 दिसंबर को रहता है। तो नहीं, ये सबसे छोटी रात की बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे छोटे दिन की बात नहीं कर रहे। तो सबसे छोटी रात जब भी होगी जब सबसे बड़ा क्या रहेगा, दिन रहेगा। तो सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब रहता है, 21 जून को। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रहेगा, और उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटी क्या रहेगी, रात रहेगी। लेकिन अगर 22 दिसंबर की बात की जाए तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन रहेगा, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटी क्या रहती है, 22 दिसंबर को रात रहती है। विषुव कब होते हैं, तो देखिए विषुव का मतलब क्या होता है, तो विषुव कब होते हैं, जब सूर्य सीधा कहां पर रहता है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के ऊपर रहता है, तो उसी को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को विषुव बोलते हैं। तो सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर या विषुवत रेखा के ऊपर कब रहता है, तो वो 21 मार्च और 23 सितंबर को रहता है। इसीलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। और इस दिन और रात की अवधि क्या रहती है, बराबर रहती है। उत्तरी गोलार्ध में भी दिन और रात की अवधि बराबर रहेगी, दक्षिणी गोलार्ध में भी दिन और रात की अवधि 21 मार्च और 23 दिसंबर को बराबर रहती है। इसलिए इनको विषुव या इंग्लिश में इसको इक्विनॉक्स भी कहते हैं। अयांत क्या है, तो अयांत का मतलब क्या होता है, तो अयांत का मतलब होता है 21 जून जब सूर्य कर्क रेखा पर रहे या सूर्य मकर रेखा पर रहे। तो सूर्य कर्क रेखा पर रहेगा, मकर रेखा पर रहेगा, तो तब या तो दिन बड़े होंगे या रात बड़ी होगी। या तो जब सूर्य कर्क रेखा पर रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा रहेगा, और जब सूर्य मकर रेखा पर रहेगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े रहेंगे। तो अयांत क्या होते हैं, तो उस समय सबसे लंबा और दिन या रात होती है, उसी को क्या बोलते हैं, अयांत बोलते हैं। विषुव के अंदर रात और दिन बराबर रहते हैं, लेकिन अयांत के अंदर जो दिन होता है वो या तो लंबे रहेंगे या उसमें क्या रहेगी, रात लंबी रहती है। पृथ्वी की कक्षा कैसी है, तो जो पृथ्वी की कक्षा है वो कैसी होती है, दीर्घ वृत्ताकार होती है। जो पृथ्वी होता है वो अपनी कक्षा में जो जिस कक्षा पर वो घूमता है वो उसकी कक्षा कैसी होती है, दीर्घ वृत्ताकार होती है।
लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है? तो जो हमारा लीप वर्ष होता है वो हर 4 साल बाद आता है। कितने साल बाद आता है? हर 4 साल बाद। जैसे मान लीजिए 2020 में अगर लीप वर्ष आया है तो अगला लीप वर्ष कब आएगा? 2024 में आता है। और जब भी लीप वर्ष आता है तो लीप वर्ष में जो फरवरी है वो कितने दिन की रह जाती है? लीप वर्ष के अंदर जो हमारी फरवरी रहती है वो कितने दिन की रह जाती है? 28 दिन की रह जाती है। और वैसे जब लीप वर्ष नहीं रहता, साधारण वर्ष में जो हमारी फरवरी रहती है वो 29 दिन की रहती है, लेकिन लीप वर्ष के अंदर जो हमारी फरवरी है वो कितने दिन की रह जाती है? 28 दिन की रह जाती है। तो लीप वर्ष कितने वर्ष के बाद में आता है? तो लीप वर्ष हर 4 साल के बाद। जैसे 2020 में आया तो फिर 24 में आएगा, फिर 28 में आएगा, फिर 32 में आएगा। पृथ्वी की गति से कौन सा बल उत्पन्न होता है? तो जब पृथ्वी गति करती है तो उससे कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है। कौन सा बल उत्पन्न होता है? कोरियोलिस बल। अब ये कोरियोलिस बल क्या है तो अगली क्लास के अंदर इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। कोरियोलिस बल किससे जुड़ा हुआ है? तो जो कोरियोलिस बल है वो पृथ्वी के घूर्णन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? पृथ्वी के घूर्णन से जुड़ा हुआ होता है। 22 दिसंबर को क्या होता है? तो देखिए 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो किधर कहाँ पे रहता है? मकर रेखा के ठीक ऊपर रहता है। और मकर रेखा है जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या रहेंगे? दिन छोटे रहेंगे और रात क्या रहेंगी? बड़ी रहेंगी। तो 22 दिसंबर को क्या होता है? हमारे भारत में सबसे बड़ा दिन नहीं होगा, सबसे छोटा दिन की अवधि। तो ये बिल्कुल, तो जब हमारा 22 दिसंबर रहेगा तो सूर्य मकर रेखा पर रहता है और उस समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटे क्या रहते हैं? दिन रहते हैं। 21 मार्च को क्या होता है? तो 21 मार्च को जो सूर्य होता है वो कहाँ पर रहता है? भूमध्य रेखा के ऊपर रहता है। उसी को क्या बोला जाता है? विषुव कहते हैं, क्योंकि विषुव में दिन और रात की अवधि क्या रहती है? बराबर रहती है। तो जब सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होता है तो उस समय उत्तरी गोलार्ध ले लो चाहे दक्षिणी गोलार्ध ले लो, दोनों ही गोलार्ध के अंदर दिन और रात की अवधि क्या रहती है? समान रहती है। 23 सितंबर को क्या होता है? तो 23 सितंबर और 21 मार्च दोनों में ही जो सूर्य होता है वो भूमध्य रेखा के ऊपर रहता है। इसीलिए उस समय उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के अंदर ही दिन और रात की अवधि समान होती है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? विषुव कहते हैं। क्या बोलते हैं? विषुव बोलते हैं। सबसे लंबी रात कब होती है? तो सबसे लंबी रात जब रहेगी जब भारत में क्या रहेगा? सबसे छोटा दिन। और सबसे छोटा दिन जब रहेगा जब सूर्य कहाँ रहेगा? मकर रेखा के ऊपर रहेगा। मकर रेखा के ऊपर सूर्य 22 दिसंबर को रहता है। तो 22 दिसंबर को ही जो भारत में सबसे लंबी रात होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।